चलो आते हैं आज हम कक्षा 12 में बायोलॉजी जैव विज्ञान में देखें कि जैव विकास के सिद्धांत का क्रिया विधि देखेंगे। आज क्या मैंने कहा कि आज हम लोग वो देखेंगे जैव विकास के सिद्धांत की क्रिया विधि या एवं क्रिया। तो हम उनमें से ये देखेंगे कि सबसे पहले लय मार्गवाद के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे तो उनकी क्रिया विधि कई ठो है, लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको पहली इस वीडियो में आपको केवल पहला लय मार्गवाद ही सिद्धांत बताएंगे कि लय मार्गवाद है का, लय मार्गवाद किसे कहते हैं, इनके बारे में आज हम सिद्धांत करेंगे। जैव विकास के सिद्धांत एवं क्रिया विधि के अंतर्गत जीवों का विकास या इनका सिद्धांत या इनका क्रिया विधि, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें कई ठो सिद्धांत हैं, तो उनमें से हम पहला सिद्धांत देखेंगे। उनमें से सबसे पहला सिद्धांत हम देखेंगे कि लय मार्गवाद। एग्जाम में इससे 10 नंबर पूछता है क्वेश्चन। आप पिछले का पेपर देखेंगे, उससे पीछे का भी अगर देखेंगे और उससे भी पीछे अगर जाकर देखेंगे तो हर एग्जाम में 2 3 2 3 1 2 3 3 4 4 करके क्वेश्चन लय मार्गवाद से पूछता है। तो उनमें से हम लय मार्गवाद पहले नंबर पे रख के देखेंगे कि लय मार्गवाद क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है लय मार्गवाद, कह रहा है कि फ्रांस के जीव वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक था, वो रहने वाले थे फ्रांस के। कह रहे कि फ्रांस के जीव वैज्ञानिक जीन, क्या कह रहा है, जीन कह रहा है। बात देखिए, शब्द भी आप पढ़ते रहें, ध्यान देते रहे कि वर्ड कह रहा है। फ्रांस के जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लय मार्गवाद ने, इहो देखा वैज्ञानिक हुआ, लय मार्गवाद ने जैव विकास को स्पष्ट करने हेतु प्रथम महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या कह रहा है कि प्रथम महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे लय मार्ग का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा गया। अच्छा ये बताओ, ये जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा गया है, इस सिद्धांत को किस सिद्धांत के अंतर्गत देखा गया? तो आप तुरंत आएंगे लय मार्गवाद। किस पे जाएंगे? लय मार्गवाद। कौन कहा था? तो फ्रांस के रहने वाले जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लय मार्ग। इन्होंने कहा कि जैव विकास को स्पष्ट करने हेतु प्रथम महत्वपूर्ण सिद्धांत, सबसे पहले इन्होंने प्रथम महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया ही था। लय का कहा था, जिस लय मार्ग का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का इन्होंने सिद्धांत दिया था। कब दिया था? ये देखिए, यह सिद्धांत 1809 में दिया था। सन भी हमने यहां लिखा, दर्शा भी दिया है कि ताकि आप हमारे अगर स्पीच जो मैं दे रहा हूं न समझ में आए तो आप इस पे देखकर उसे आप समझ सकते हैं। इसलिए हम लिख भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं जी, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। तो 1809 में लय मार्ग की पुस्तक, इन्होंने एक लय मार्ग की पुस्तक बनाई जिसका नाम क्या दिया? देखिए ये पुस्तक का नाम है उनके फिलॉसफी जूलॉजी, ये लय मार्ग का पुस्तक है। ये बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछता रहता है, उसको भी आप ध्यान देते रहिएगा। पूछ सकता है कि लय मार्ग की पुस्तक का नाम क्या है, या कहेगा कि फिलॉसफी जूलॉजी जो है किसका पुस्तक है। तो आप जाएंगे लय मार्गवाद पे जी, में प्रकाशित हुआ। इनमें क्या किया गया? इनको प्रकाशित किया गया। किसको? लय मार्गवाद को। किसको प्रकाशित किया गया है? लय मार्गवाद को। किस में प्रकाशित किया गया है? इनके पुस्तक में। लय मार्गवाद की पुस्तक क्या है? कलर हम करते जा रहे हैं, आप ध्यान देते रहिएगा कि यही पुस्तक है उनकी, फिलॉसफी जूलॉजी, ये लय मार्ग
बाद का पुस्तक है। अच्छा, ये पुस्तक किस संत के सिद्धांत पे दिया गया? तो आप सिद्धांत का सन देखेंगे 1809। क्या देखेंगे? 1809। अब कह रहा है कि में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत की निम्नलिखित 4 मूल धारणाएं हैं। देखो 4 इनकी मूल धारणाएं हैं, आप धारणा भी ध्यान देंगे क्या क्या है। तो आइए पहली धारणा पे मैं चलता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि बड़े होने की प्रवृत्ति। क्या कहा था? बड़े होने की प्रवृत्ति, यानी छोटे से बड़े होने की। सिद्धांत में हमने लिखा था, इन्होंने कहा इस धारणा के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित, किस पे बताया? पृथ्वी पर। अरे भाई जीव कहाँ उपस्थित हैं? पृथ्वी पे हैं। तो उन्हीं जीवों में ही ये बड़े होने की प्रवृत्ति को दर्शाया था। कहा था कि पृथ्वी पर उपस्थित निरंतर यानी लगातार परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने हेतु जीवों के शरीर तथा उसके अंगों में आकार में वृद्धि की स्वाभाविकता प्रवृत्ति होती है। इनका कहना था ना, देखिए इनके कहने का ये मतलब था बड़े होने की प्रवृत्ति की धारणा में कि इनके अनुसार बताया गया कि पृथ्वी पे जो उपस्थित हैं, जितने भी जीव पृथ्वी पे उपस्थित हैं, पृथ्वी पे जितने जीव उपस्थित हैं, हाँ वही बात ही बस कहा जा रहा है कि पृथ्वी पे ये जितने जीव उपस्थित हैं उनमें कह रहा है कि लगातार क्या कर रहा है? परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं के अनुसार क्या हो रहा है? स्वयं को अनुकूलित, स्वयं को क्या कर रहे हैं? अनुकूलित कर रहे हैं। करने हेतु जीवों के शरीर तथा अंगों और आकार में क्या हो रही है? वृद्धि की स्वाभाविकता प्रवृत्ति होती है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे जितने जीव है ना, वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करता रहता है, लगातार निरंतर परिवर्तन करता रहता है। अब इनके हिसाब से हमने अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं उदाहरण के तौर पे, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे जिराफ। जी, अब जिराफ को देख सकते हैं। पहले जो जिराफ थे ना, उनकी गर्दनें जो थी कैसी थी? देखिए वातावरण के हिसाब से हम इनको बता रहे हैं कि बड़े होने की प्रवृत्तियां क्या हैं। हाँ, इस बात को आप ध्यान देंगे क्योंकि पहले ही पॉइंट इनका दिया था कि बड़े होने की प्रवृत्ति, मैं उसकी धारणा के अनुसार आपको मैं बता रहा हूं कि जिराफ मैंने आपको जैसे में ये दिया था जिराफ। अब देखिए बड़े होने की प्रवृत्ति में आपको बता, पहले के जो जिराफ थे ना, न तो उनका गर्दन लंबा था और न ही उनका अग्रपाद लंबा था। हाँ, पहले के जिराफों में न इनकी गर्दन लंबी थी और न ही इनका अग्रपाद लंबा था। पहले धरातल पे वातावरण के हिसाब से इन्हें भोजन मिल जाता था। अब जैसे जैसे आपका वातावरण दशाएं क्या परिवर्तनशील होती गई या परिवर्तनशील होता गया, वैसे वैसे इनको भोजन के लिए आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। जी, आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और उसी आवश्यकता के अनुसार क्या हो गया? हाँ, जैसे जैसे रेगिस्तानों में या झाड़ी इनके भोजन के जो थे ना, वह मंडल के हिसाब से क्या हुआ? पौधे नष्ट होते गए और इनको भोजन करने में तकलीफ होता गया। तो इसलिए इन्होंने अपने पूर्वज के सापेक्ष गर्दन उठाकर, क्योंकि वहां बड़े बड़े वृक्ष होने लगे, जब बड़े वृक्ष होने तो ऊपर हो गए, धरातल पर थे नहीं कि ये इनको छोटे गर्दन छोटे अग्रपाद से भोजन कर लेंगे। अब ये गर्दन उठाना प्रारंभ कर दिए। तो गर्दन जब उठाना प्रारंभ कर दिए तो जैसे जैसे इनकी वातावरणीय दशाएं परिवर्तन होती चली गई, वैसे वैसे ये अपने को क्या करते चले गए? परिवर्तन। अब क्या है? अब जिराफों में देखोगे ना तो अग्रपाद लंबा है और उनकी गर्दनें क्या हैं? लंबी हैं। क्योंकि रेगिस्तान में पहले घास फूस धरातली भागों पे होता था, अब नहीं हो रहा है।
वातावरणीय परिवर्तन के हिसाब से। तो आइए अब दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि वातावरण का सीधा प्रभाव। हाँ जी, चाहे वो मानव हो, चाहे जीव हो, पक्षी हो, उन पे वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जी, परिभाषा मैंने भी दिया कि प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जितने भी जीव हैं उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसका? वातावरण का। एक आप देखते हैं ना, नहीं, हम सब लोग कहते हैं कि दोस्तों का प्रभाव बहुत जल्द हमारे पे पड़ जाता है। वो जैसे वातावरण का पला होता है वैसे ही मुझे उसमें ढाल देता है। बस वही वातावरण कह दिया। या तो वो नहीं एग्जाम्पल समझ में आया तो आप इसको एग्जाम्पल में समझेंगे कि आपके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। जैसा वहां का माहौल वातावरण रहेगा, उसी वातावरण में या उसी माहौल के हिसाब से हम लोग उसमें क्या होते हैं, ढल जाते हैं। क्यों? आप सभी को पता है कि यदि आप कभी देखते हैं ना, सभी लोग गांव छोड़कर शहर क्यों भागते हैं। इस एग्जाम्पल को समझ लो कि सभी लोग गांव छोड़कर शहर भागते हैं क्योंकि शहर के वातावरण के हिसाब से और गांव के वातावरण के हिसाब से उसमें दोनों में परिवर्तन होता है। इसलिए यहां पे पॉइंट दिया कि वातावरण का सीधा प्रभाव। और कह रहा कि प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। सही बात है, जो जितने भी जीव हैं उनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। आप अपने यहाँ के जीवों को देख लीजिए, अदर राज्य के जीवों को देख लीजिए, या फिर अदर देश के जीवों को देख लीजिए, उसमें अंतर आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट करा, जिसके कारण उसकी संरचना में परिवर्तन होती है और इन्हीं वातावरण के प्रभाव के कारण ही जीवों की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो लैमार्ग के अनुसार पादपों में यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। लैमार्गवाद के सिद्धांत में पादपों पर भी इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, जहां रेगिस्तान होगा वहां के पादप देखेंगे और जहां मैदानी भाग या धरातल होगा वहां का पादप आप देखेंगे। इन दोनों में वातावरण के प्रभाव के कारण इनके आकार में या इनकी संरचनाओं में परिवर्तन होता है। जैसे अभी अभी आप अगर देखें तो हमारे यहाँ नागफनी देखते हैं हम लोग अपने यहाँ, अब इसी नागफनी को रेगिस्तान में देखेंगे तो दोनों जगह की नागफनिया में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाता है। पादप यही है लेकिन फिर भी वातावरण के हिसाब से ये परिवर्तन होते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा। जबकि प्राणियों पर अप्रत्यक्ष रूप से उनके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। और जबकि कह रहा है कि जो प्राणियां हैं या प्राणी हैं उनके ऊपर उनके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पड़ता है। लेकिन हाँ भाई साहब, ये देखेंगे कि वातावरण का सीधा प्रभाव सभी जीवों पे पड़ता है। किसके अनुसार? लैमार्गवाद के अनुसार या लैमार्गवाद के सिद्धांत के अनुसार वातावरण का सीधा प्रभाव जीवों पर पड़ता है। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे। मैंने 1 समझाया, 2 समझाया और अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम चल रहे हैं। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे लैमार्गवाद का सिद्धांत क्या है। कह रहा है कि अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग, जैसे आप इस अंग का उपयोग नहीं करते हैं उसका प्रभाव देखिए। कभी कभी आपने लोगों में देखा होगा जो अंगुलियां हैं हाथ में वो कभी कभी छेटे हो जाती हैं, देखिए छांगुर कहे जाए। हाँ, तो आप देखिए जो अंगुलियां एक्स्ट्रा वाली होती है 5 के बाद उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। उस अंग को देखिए और जिसका हम उपयोग करते हैं उस अंग को देखिए। अगर ये एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए हम लोग के पास 2 हाथ है, एक लेफ्ट है एक राइट है, यानी एक दाहिना हाथ एक बायां हाथ।
तो दाएं हाथ का हम जितना उपयोग करते हैं उसको देख लीजिए और जितना बायां का प्रयोग करते हैं उसको देख लीजिए, दोनों में कितना अंतर है। और वही बात यहां इन्होंने कहा लयमार्गवाद कि अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव, जिस अंग का आप जितना उपयोग करेंगे उसका प्रभाव देखिए और जिसका जितना अनुप्रयोग करते हैं उसका प्रभाव देखिए, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा आपको। परिभाषा पे कहा गया था इनके कि वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, वातावरण के, जो ये वातावरण आपका वायुमंडल है या वातावरण जो पर्यावरण है इसको हम देखेंगे इनके हिसाब से अंगों के ऊपर। स्वरूप जीवधारी अपने अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग करते हैं, जैसा जैसा वातावरण हमारे यहां होता है, जैसा उसका प्रभाव पड़ता है, उसी के फलस्वरूप हम जीवधारी क्या करते हैं, अपने अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग करते हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए वातावरण है, जैसे इस समय ठंडी का महीना है, ठंडी भी चल भी रही है। अब देखिए जो आपका अंग इस समय है अवेलेबल में, देखिए मैं उन्हें कपड़े से ढक कर रखता हूं और इस समय हमारे सभी अंग हैं, कार्य तो करते हैं लेकिन उतना गतिशील नहीं होते जितना कि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मंथ में रहते हैं। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। आओ, अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव, कह रहा वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप जीवधारी अपने अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। सही बात है, जो अंग आप उपयोग में लाते हैं, जैसे मैंने कहा दायां हाथ बायां हाथ, दायां हाथ को हम ज्यादा उपयोग में लाते हैं तो ये मेरा ज्यादा, अब किसी भी कार्य को जाएंगे तो पहले इसी हाथ का प्रयोग कर देते हैं हम। कभी कभी किसी को देखेंगे तो बाएं हाथ का प्रयोग करता है, अब उसको देखेंगे तो जब भी कोई काम करता है तो पहले बायां हाथ निकालता है, या कोई कार्य भी करने जाता है पहले बाएं हाथ से स्टार्ट करता है, दाएं वाला दाएं। तो इसमें क्या हुआ कि आप जिसको जितना प्रयोग किए वो उतना आपको अधिक विकसित दिखाई दिया। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। इसके विपरीत उपयोग में न आने वाले अंगों का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। अब दूसरी पॉइंट लाइन में कह रहा है कि जिस अंग का उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे ह्रास यानी विलुप्त होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये भी सुनाऊंगा आपको कि पहले मानव को भी पूंछ होता था। आपने सुना होगा, हिस्ट्री वगैरह अगर पढ़े हैं तो उसमें बताया था कि पहले मानव को पूंछ था। तो अब क्या हुआ कि मानव पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया था, तो पूंछ का धीरे धीरे हो गई, वो धीरे धीरे पूंछ विलुप्त हो गई। अब मानव में पूंछ नहीं है। नहीं तो आपने सुना कि पहले सर्प यानी कि कीड़ा जो होता है, मैं अपनी भाषा में कीड़ा कहते हैं, जो सर्प, उनको पैर होता था, सर्प को पैर होता था। तो सर्प ने देखा कि पैर के वजह से उन्हें बिल में घुसने में तकलीफ महसूस होता था, परेशानियां बढ़ रही थी, तो उन्होंने पैर का प्रयोग करना बंद कर दिया। जब पैर का प्रयोग करना बंद किया तो उन्होंने बिलों में आसानी से चला जाता था, आसानी से निकल आता था उसमें से। तो अब जब उन्होंने पैर का उपयोग करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वातावरण जैसे बदलता गया वैसे वैसे उनका पैर अब विलुप्त हो गया है। अब सर्प में पैर नहीं है। किसका प्रभाव? मैंने अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग पढ़ रहा है। हमने प्रयोग किया तो विकसित है, नहीं किया तो वो विलुप्त हो गया। आगे थोड़ा सा परिभाषाओं को इसी को देख लेते हैं। और अंत में वे लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी ये हस्ती अंग अवशेषी अंगों के रूप में भी पाए जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे, क्योंकि अगर 200-400 मानव हैं या 10-20 मानव हैं तो उनमें एक आध में ऐसा देखेंगे कि जो हमारा अंग विलुप्त हो गया है, वो एक आध में कभी कभी देखने को मिल जाता है। कभी कभी अपवाद या कभी कभी अचानक वाले में, लगातार वाले में नहीं। अब वो क्या होता है कि वो भी उस अंग का उपयोग नहीं करता है, तो आने वाली जो पीढ़ी उसकी होती है उसमें फिर वो विलुप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा उपयोग, अंग का उपयोग
अनुप्रयोग का प्रभाव पता ही है कि हम जिस अंग को जितना उपयोग करेंगे उसका उतना हमारे पे प्रभाव पड़ेगा, और जिसका जितना अनुप्रयोग करेंगे उतना भी हमारे पे उस पर प्रभाव। उपयोग करेंगे तो लगातार निरंतर बना रहेगा, और नहीं करेंगे तो वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। आइए अब चलते हैं चौथे नंबर पे। देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार से, कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब भैया उपार्जित लक्षणों की वंशागति देखेंगे हम कि उपार्जित लक्षण का वंशागति का प्रभाव जो है कैसे पड़ रहा है हम लोगों पे। आइए परिभाषा पे चर्चा कर लेते थोड़ा सा। कह रहा है कि जीवों में वातावरण के सीधे प्रभाव तथा अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग से प्रकट होने वाले में वातावरण लक्षणों की उपार्जित लक्षण वंशागत होकर संतानों में पहुंचते हैं। भैया एकदम सिंपल सा बात है, एकदम करने कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा का है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो पहले हम जीव देखेंगे। कह रहा है कि जीवों में वातावरण, क्योंकि धरती पे है कौन, जीव ही है, तो इन जीवों में क्या देखा जा रहा है, वातावरण के सीधे प्रभाव तथा, एकदम सीधे प्रभाव। जैसे अभी यहां पे कोई जीव है तो जो वातावरण का प्रभाव पड़ेगा वो सीधा पड़ेगा उनके ऊपर, तो सीधे प्रभाव तथा अंगों के उपयोग व अनुप्रयोग से प्रकट होने वाले में, जो अंगों से उपयोग और वातावरण लक्षणों को उपार्जित। अब देखिए जैसे मैंने कहा ना कि वातावरण, अगर ठंडी है तो ठंडी में हम देखेंगे कि ठंडी में मेरा कौन कौन सा अंग उसमें प्रभावित है और कौन अप्रभावित है, यानी कौन उसमें कार्य कर रहा है कौन कार्य नहीं कर रहा है। अभी गर्मी आ गया तो गर्मी में भी देख लेते हैं हम लोग, या ग्रीष्म ऋतु बरसात भी आ गई तो उसमें भी मैं देखूंगा। तो मेरा जो अंग उसमें जैसे प्रयोग क्या, जैसे उसमें हम उसको प्रयोग करेंगे वैसा वो हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा। उपार्जित लक्षण वंशागत होकर संतानों में पहुंचते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी आप देखिएगा जो हमारी संततियां होती हैं, बच्चे जो होते हैं ना, वो हमारे लक्षण के ही अंतर्गत होते हैं। हम जैसा होते हैं वैसा वो होते हैं। आपने वंशागति के आणविक आधार में या वंशागति का आनुवंशिकी में देखेंगे तो वे बात बताई जाती है कि जैसे हमारे वंशज होते हैं वैसे ही हम होते हैं। तो उनमें हम जो जो अंग का प्रयोग किए हैं वही हमारे संतति में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल पे नहीं समझ में आया तो अपने को देख लीजिए, हम लोग जो इस समय कर रहे हैं, मानव का जो नेचुरल सामाजिक रीति रिवाज है जो कर रहे हैं हम लोग, तो ये नहीं है कि हम आज से सीखे हैं, ये पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि हमारे पहले जो मानव रहा होगा यही किया होगा जो हम लोग अब कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे परिभाषा को बढ़ाते हैं, पहुंचते तथा इसके एकत्र होते रहने से धीरे धीरे नई प्रजातियां बन जाती हैं, तथा इनसे एकत्रित होते रहने से धीरे धीरे। अब जैसे मैं कोई नया चीज रोज इकट्ठा कर रहा हूं, जैसे मैं पढ़ाई रहा हूं आपको, तो इसमें पढ़ाने में जो मेरी भाषाएं हैं, शैलियां हैं, शब्द हैं, वर्ड हैं, जो भी है, मैं इनको धीरे धीरे एकत्रित करता रहता हूं। तो इससे क्या होता है कि जो उसमें वर्ड अच्छा लगता है आप उसको कैच कर लेते हैं, या आप उसको बहुत जल्दी सुन लेते हैं, या उसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित होते थे। तो उसी प्रकार इसमें जो होता है ये लक्षण का वंशागत जो होकर धीरे धीरे एकत्रित होता, तो इनसे जो है एक नई संतति की प्रजातियां बन जाती हैं जो कि अपने से ही होती हैं। हाँ, फिर से देख लेते हैं इसको हम। लैमार्कवाद का सिद्धांत था ये, उसमें मैंने आपको बताया कि लैमार्कवाद सिद्धांत का 4 प्रकार का प्रभाव होता है। जैसे मैंने आपको इस पे 3 प्रभाव 4 प्रभाव सब, अब जो भी प्रभाव था मैं सब प्रभाव को पढ़ाया था। अब आइए मैं देखता हूं, कह रहा है कि लैमार्कवाद सिद्धांत के प्रभाव को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। परीक्षा में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जिनमें कि आपको लैमार्कवाद का सिद्धांत या नव डार्विनवाद का सिद्धांत या एक सिद्धांत और है जो कि आप उसे कमेंट में डालकर मुझे बताएंगे। मैं आपको लैमार्क बताया, नव डार्विनवाद बता दिया, तो कौन तीसरा का सिद्धांत है जो आप उसको कमेंट में हमारे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हमारा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको नोट कर लेना पूरा।